हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री लेकर आए हैं। और आप यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति जो है समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि त्रिकोणमिति हिंदी में जो नाम होता है त्रिकोणमिति, इसका मतलब होता है त्रि का मतलब तीन होता है और कोण का मतलब एंगल होता है और मिति का मतलब जो है मेजरमेंट होता है, मापना। अर्थात त्रिकोणमिति में हम लोग तीन कोणों के माप के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बात जो आती है वो आती है एक त्रिभुज की, ट्रायंगल की। यानी चूंकि इसमें थ्री एंगल्स हैं तो ये स्पष्ट है कि अगर थ्री एंगल्स है तो थ्री एंगल्स जो है ट्रायंगल में ही होते हैं। और यहाँ पे जो ट्रायंगल होगा यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी समकोण त्रिभुज होगा। और ये पूरे ट्रायंगल जो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में यानी त्रिकोणमिति में, वो सब के सब जो है राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करके वहां पे उस ट्रायंगल में यानी उस त्रिभुज में हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। उसके बाद जो है तो राइट एंगल समझ के उसको आगे काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ये जो फिगर है ये ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज। इसमें अगर हम मान लें कि ये 90 डिग्री है यानी ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और यहाँ पे हम कोई एंगल जो है थीटा ले लेते हैं और इसका नाम जो है ए बी और सी कर देते हैं, है ना। तो इसमें एक पाइथागोरस जो थ्योरम है वो लागू होता है कि एंगल जहां पे होता है, एंगल के ठीक जहां पे एंगल यहाँ पे है, एंगल के ठीक सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। यानी जहां पे कोण बना है थीटा, उसके ठीक सामने वाले जो साइड होता है उसको हम लोग जो है लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। उसके बाद जो है जो सबसे बड़ी वाला साइड होता है, सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और थीटा जहां पे एंगल है जिस साइड में है उसको बेस कहते हैं। अगर हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं आधार, इसको परपेंडिकुलर यानी कि लंब कहते हैं। लंब यानी जहां पे एंगल बनता है, अगर मान लीजिए कि त्रिभुज में यानी ट्रायंगल में जो एंगल है यहाँ पे थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं। थीटा के ठीक सामने वाले को लंब कहते हैं यानी परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो थीटा से टच में है जो साइड उसको आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो सबसे बड़ा वाला साइड है जो राइट एंगल के सामने है यानी 90 डिग्री के सामने है उसको हाइपोटेनस कहते हैं यानी कि कर्ण कहते हैं। अगर ये थीटा को अगर हम यहां बना दें, थीटा को अगर हम यहां बना दें तो ये वाली जो लाइन होगी वो बेस हो जाएगी और ये जो है लंब हो जाएगा। यानी ये जो है आधार होगा और ये परपेंडिकुलर होगा और ये राइट एंगल के ठीक सामने है जिसको एच कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, उसे कर्ण कहते हैं। तो वो हमेशा ही फिक्स्ड होता है कि वो 90 डिग्री के ठीक सामने हो। अगर हम देखते हैं कि अगर एंगल को हम यहां बना देते ए बी सी, ये 90 डिग्री है तो ठीक सामने वाला एच कहलाएगा। और यहाँ पे अगर थीटा लेते हैं या कोई भी एंगल लेते हैं तो थीटा के ठीक सामने है तो ये लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा। अब थीटा यानी कोण के जो संपर्क में है ये लाइन, कोण के यानी एंगल के जो टच में है तो इसको बेस कहते हैं, हिंदी में आधार कहते हैं, ये लंब है और ये कर्ण। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इस तीनों में
बात करते हैं उस फॉर्मूले की जिसको पाइथागोरस साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर एक समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इक्वल स्क्वायर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बी स्क्वायर। दैट मींस कि जब हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं, कर्ण का स्क्वायर, तो वो बराबर हो जाता है इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को हम यह लिख देते हैं कि पी एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि यानी कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है। लंब कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होता है। अगर ये फॉर्मूला याद है, कभी कभी ऐसे होता है कि पी बी एच में से दो देता है, कोई दो देता है, तीसरा फाइंड करना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं यहाँ से कि एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब पी फाइंड करना होगा तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस कर लेंगे, जब बी निकालना होगा तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को माइनस कर लेंगे और फिर ये स्क्वायर को हटाकर रूट रख लेते हैं और वैल्यू को निकाल देते हैं। रहा बात, ये तो पी बी और एच निकालने का तरीका है। एक राइट एंगल में जो फिगर होती है यानी समकोण त्रिभुज में सामने वाले को कर्ण कहते हैं, जो थीटा के साथ टच में लाइन रहता है उसको आधार कहते हैं और जो थीटा के सामने रहता है उसको लंब कहते हैं। इस तरह से परपेंडिकुलर दैट मींस लंब होता है, बेस दैट मींस आधार होता है और हाइपोटेनस मतलब कर्ण होता है। अब आगे देखते हैं, इसमें जब हम रिलेशन बनाते हैं यानी कि इसका जब रेशियो निकालते हैं इसकी साइड का, तो चूंकि पी बी एच ये तीन है तो जब बारी बारी से हम रेशियो बनाते हैं तो एक होता है पी बाई बी या बी बाई पी, ये दो हो गए। उसी तरह होता है पी बाई एच या बी बाई एच, तो ये दो हो गए। उसी तरह एक होता है बी बाई एच और एच बाई बी, यानी कि हम समझ सकते हैं कि जब इसको रेशियो में डालेंगे तो लगभग 6 रेशियो आता है और उसी 6 जो रेशियोज आते हैं उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, जिसको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना, कॉसेक थीटा से लिखते हैं। तो आइए उसकी बात करते हैं, चर्चा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है साइन थीटा बराबर पी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। उसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बाई एच। साइन थीटा बराबर पी बाई एच करिए या इसको लंब बाई कर्ण करिए। उसी तरह cos थीटा बराबर होता है b बाई एच, तो cos थीटा बराबर b बाई एच यानी बेस बाई हाइपोटेनस के लिए या आधार बाई कर्ण करिए। उसी तरह होता है tan थीटा इक्वल p बाई b, tan थीटा इक्वल p बाई b, जिसको हम लोग कहते हैं लंब बाई आधार, लंब बाई आधार के। अब होता है cot थीटा। cot थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल, इसलिए इसको लिखा जाता है b बाई। तो आप यहां से कर सकते हैं आधार बाई लंब, क्या लिख सकते हैं, आधार बाई लंब। उसी तरह जो cos थीटा होता है वो sec थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये b बाई एच है तो ये होगा h बाई b। इसको भी यहां से कर सकते हैं कि कर्ण बाई आधार। और एक साइन होता है उसका अपोजिट होता है cosec थीटा, यानी cosec थीटा बराबर आप लिख सकते हैं h बाई b। चूंकि ये p बाई h है तो ये हो जाएगा cosec थीटा h बाई b, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण बाई लंब।
इस तरह से ये जो फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा इक्वल बी बाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, टेन थीटा बराबर बी बाई बी होता है, कॉट थीटा बराबर बी बाई बी होता है, सेकंड थीटा बराबर एच बाई बी होता है और कॉसेक थीटा बराबर एच बाई बी। इसको याद करना बहुत ही आसान। अगर आप ध्यान देंगे तो अगर ये आप तीन याद कर लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो नेक्स्ट थ्री ऑटोमेटिक याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो साइन थीटा होता है पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसका ठीक अपोजिट जो है कॉसेक थीटा होता है। यानी साइन पी बाई एच है तो कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी होता है, और कॉस थीटा बी बाई एच है तो शेक थीटा जो है एच बाई बी होगा। ठीक उसी प्रकार टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है तो कॉट थीटा उसका रेसिप्रोकल है बी बाई बी। तो याद करना भी बहुत आसान है। और जो लोग क्लास 10th में हैं और जो लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं उनके लिए जरूरी होता है कि जितने भी फॉर्मूलाएं होते हैं वो सब के सब याद कर ले, उसको समझ ले, ताकि जब एक्सरसाइज बनाया जाए तो बहुत आसानी से वो समझे और बना सके। अब जैसे कि आप समझ गए हैं कि साइन थीटा जो होता है वो कॉसेक का अपोजिट होता है, इसलिए साइन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह tan थीटा जो होता है वो 1 by cot थीटा होता है, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। और जो cos थीटा होता है वो sec का अपोजिट होता है, इसको 1 by sec थीटा लिख सकते हैं। यानी कि sin थीटा का अपोजिट यानी रेसिप्रोकल 1 by cosec थीटा होता है, tan थीटा का अपोजिट 1 by cot थीटा होता है और cos थीटा का अपोजिट 1 by sec थीटा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि sin थीटा into 1 by into cosec थीटा इक्वल 1 होगा, tan थीटा into cot थीटा इक्वल भी 1 होगा और cos थीटा into sec थीटा बराबर में क्या होना है 1। तो फाइनली ये फॉर्मूले हैं, इसको हम चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हमको प्रूफ करना है कि sin थीटा into cosec थीटा बराबर कैसे 1 हो, कैसे 1 आए, sin थीटा into cosec थीटा इक्वल 1 कैसे 1। तो क्या करेंगे, एलएचएस की बात करेंगे। अभी हमने थोड़ा देर पहले फॉर्मूला लिखा था इसका, जो sin थीटा होता है, तो sin थीटा को हम लोग क्या कहते हैं p by h, और cosec थीटा को क्या कहते हैं h by n। तो h से h कैंसिल हो गया और p से p कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे क्या बचा, सिर्फ 1 by 1 तो 1, यानी ये जो 1 by 1 है वो RHS। तो हम समझ सकते हैं कि sin थीटा into cosec थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। वैसे ही आप tan थीटा को और cos थीटा, tan थीटा into cot थीटा इक्वल 1 और cos थीटा into sec थीटा इक्वल 1, इसको आप अपने से खुद से प्रूफ कर सकते हैं। और भी कुछ फॉर्मूलाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हम उसको लिख देते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। उसी तरह होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। उसी तरह होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यानी sin स्क्वायर करेंगे और प्लस cos स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 आएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आएगा। और सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। उसी फॉर्मूला पे जो PVH है उससे आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। और इन तमाम फॉर्मूलों को जो है आप वीडियो को रोक करके और नोट्स भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये वाली फॉर्मूला को प्रूफ करना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल, तो यहाँ पे हम LHS ले लेते हैं। तो sin थीटा को हम लोग कहते हैं p by h, तो p by h का स्क्वायर, cos थीटा को कहते हैं b by h का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा p स्क्वायर by h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर by h स्क्वायर। अगर यहाँ पे एलसीएम ले लें, एलसीएम ले तो ये होगा h स्क्वायर, है ना, ऊपर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग वहां ट्रायंगल में देखे थे कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है h स्क्वायर, यानी कि ऊपर भी आप h स्क्वायर लिख सकते हैं, हाइपोटेनस है, दोनों जगह हाइपोटेनस है, कैंसिल हो गया तो क्या होगा 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं RHS। सो sin स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है 1। तो हमने इसको साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब चाहे तो ये जो दो फॉर्मूले हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं। वहां पे आप जाएंगे sec थीटा बराबर जो होता है h by p होता है उसका वैल्यू रखेंगे, tan थीटा बराबर p by b होता है उसका वैल्यू रखेंगे, और फिर जब आप माइनस करेंगे तो लास्ट में ये रिजल्ट 1 आएगा। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन। तो आप इसको बनाइए और समझिए। जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं उसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे हमने अभी लिखा है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो आप यहां से बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर को उधर लेके चले जाए तो होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। या यूं कहें कि अगर हम sin थीटा की बात करें तो ये रूट में चला जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर। तो ये सब के सब फॉर्मूले ही हैं, इसको याद करना होगा। अभी अगर हम cos स्क्वायर को इधर रहने दें, क्या करते हैं कि cos स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं, इधर लिखते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर cos थीटा को इधर रहने देते हैं, इधर लिखते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जो एक फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उसको कई रूप में ला सकते हैं। यानी sin स्क्वायर थीटा को इधर 1 इधर है और cos स्क्वायर को उस साइड लेफ्ट राइट में लेके चले जाए तो माइनस में। जब आप जानते हैं कि सब साइड चेंज होता है, जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज होता है, यानी प्लस का माइनस माइनस का प्लस होता है। उसी प्रकार sin स्क्वायर थीटा है प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा है प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने दें तो इधर जब cos करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा। उसी तरह sin थीटा इक्वल क्या होगा, तो sin स्क्वायर थीटा है, आप जानते हैं कि स्क्वायर जब हटाया जाता है तो उस साइड जब जाता है तो रूट हो जाता है, रूट अंडर रूट हो जाता है। उसी तरह cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा इक्वल उसी तरह जब हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला लिखे थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो बात करें sec स्क्वायर थीटा का तो ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है। और जब हम बात करें tan स्क्वायर थीटा का तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस। उसी तरह जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा। उसके बाद जो हमने लिखा था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा या cot स्क्वायर थीटा इक्वल लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से ये सब भी फॉर्मूले हैं। इन तमाम फॉर्मूलों को आप याद कर लेंगे, ज्यादा फायदे में रहेंगे। आप वीडियो को रोक करके तमाम जो फॉर्मूले हैं उसको लिख सकते हैं। ये जो वीडियो है स्पेशल जो है मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट को मद्देनजर बनाया गया है। ट्रिग्नोमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत मन लगता है। अगर आपके पास बुक हो, डॉक्टर के.सी. सिन्हा का बुक हो, आर.एस. अग्रवाल का बुक हो, एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई भी बुक हो, आप वहां से जाए ट्रिग्नोमेट्री बनाए, बहुत मन लगता है बनाने में और बहुत अच्छा भी चैप्टर है। अब बात करते हैं कि जब थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, यानी जब थीटा 0 डिग्री एंगल बनाए, 30 डिग्री एंगल बनाए, 45 डिग्री एंगल बनाए, 60 डिग्री एंगल बनाए और फिर 90 डिग्री एंगल बनाए, क्योंकि मैट्रिकुलेशन में 90 डिग्री तक ही पढ़ना है और आगे जो 90 से एवं एंगल चला जाता है उसको 11 और 12 में करना होता है। अभी चूंकि ये जो वीडियो बनाया गया है वो
क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री तक के एंगल के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो जब साइन 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उसी को हम लिखने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए साइन की बात करें तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। उसी तरह साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। साइन 90 का बात करें, साइन 90 की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 होगी। यानी साइन 0 इक्वल होता है 0, साइन 0 इक्वल होता है 0, साइन 0 इक्वल होता है, साइन 0 इक्वल 0 होता है। साइन 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2। साइन 45 डिग्री इक्वल होता है 45 इक्वल साइन 45 डिग्री इक्वल होता है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 एंड साइन 90 इक्वल होता है 1। आगे बात करते हैं कि जो cos 0 होता है, cos 0 डिग्री होता है, इसका वैल्यू क्या? तो जैसे साइन 91 होता है तो वो cos 0 का वैल्यू होने लगता है। तो cos 0 बराबर होता है 1, cos 30 डिग्री बराबर साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो cos 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है। cos 45 डिग्री यानी साइन 45 और cos 45 सेम होता है, यानी सेम टू सेम 1/2 होगा, तो यहाँ पर भी 1/2 होगा। इसी तरह cos 60 डिग्री का वैल्यू cos साइन 30 के बराबर होता है, यानी ये 1/2 होगा। और cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा, क्योंकि साइन 0 था और इधर cos 90 जो होता है वो 0 हो जाता है। तो बात समझ में आई कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल 1। उसी तरह cos 0 का वैल्यू 1 और यहां से मिला, इधर से अगर हम अपोजिट लिख दें तो cos 0 cos 30 cos 45 cos 60 cos 90 होता है। याद करना बहुत ही आसान है। साइन जो 0 से 90 तक आता है वही साइन 0 से 90 में इधर साइन 90 वाला जो है चला जाता है अपोजिट। अब ध्यान से देखेंगे साइन 90 जो है cos 0 के बराबर है तो 1, साइन 60 डिग्री √3/2 है तो cos 30 √3/2 है, साइन 45 1/2 है तो cos 45 1/2 है, cos 60 1/2 है ना, तो साइन 30 1/2, साइन 0 इक्वल 0 तो cos 90 इक्वल 0। एक और फॉर्मूला होता है, इसमें बात करें tan 0 डिग्री का, तो tan 0 बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। अगर हम इसमें 0 रखें sin 0 तो sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू क्या? 1। 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, यानी tan 0 का मान अगर थीटा की जगह पे हम लोग 0 रखें तो चूंकि tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बाई cos थीटा और sin 0 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो फाइनली ये जो रिजल्ट आएगा यानी tan 0 का जो मान आएगा, tan 0 डिग्री का मान आएगा वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0, है ना। अब tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 और tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 90 का वैल्यू जो रखेंगे तो ये हो जाएगा sin 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री। तो क्योंकि sin 90 का वैल्यू 1 होता है और cos 90 का वैल्यू जो है 0 होता है, तो 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं। 0 का टेबल कितने बार, 0 1 से 0, 0 2 से 0, 0 3 से 0, कितने बार भी 0 का टेबल पढ़ना है, यानी 1/0 आया तो चूंकि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अतः उसको हम कह सकते हैं कि वो अपरिभाषित है, अनडिफाइंड। तो फाइनली हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते 0/1 को। यही कारण है कि जब tan 90 का जो वैल्यू लिखना होता है तो लोग कहते हैं ये अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, या इसको इंग्लिश में कहेंगे अनडिफाइंड। क्या है? अनडिफाइंड।
अब बात करते हैं उनके रेसिप्रोकलों की। जैसे साइन 0 है तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉसिक। तो फाइनली हम बात करें कॉसिक 0 डिग्री की, तो कॉसिक 0 जो है साइन 0 का अपोजिट होगा। तो साइन 0 आप जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 1/0 होगा। क्या होगा, 1/0 होगा। तो फिर ये tan 90 की तरह आ गया, तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। तब इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये भी अपरिभाषित है, अनडिफाइंड, मतलब इसका भी कुछ आंसर नहीं होगा। यानी cosec 0 sin 0 के अपोजिट वाले मान होते हैं। तो sin 0 का वैल्यू तो 0 होता है, और 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, और जब इसका अपोजिट करेंगे तो ये 1/0 होगा, और जब 1/0 होगा तो ये डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो इस cosec 0 को अपरिभाषित कर। अब लिख सकते हैं कि cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 का वैल्यू यानी sin 30 का वैल्यू 1/2 है, और cosec जो है sin का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो sin 30 डिग्री 1/2 है, तो cosec 30 का वैल्यू 2 होगा। उसी प्रकार cosec 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, तो इसका वैल्यू होगा √2। उसी तरह cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा, sin 60 का वैल्यू √3/2 है, तो इसका होगा 2/√3। और cosec जो है 90 का वैल्यू, तो आप जानते हैं कि 90 1/1 होता है, तो इसका भी 1/1 होता है, अपोजिट 1 होगा। यानी cosec का बात करें, है ना, तो cosec 90 का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि इसका 1 है और 1 का अपोजिट भी 1 ही। अब आते हैं इसके रेसिप्रोकल पे बात करें। sec 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो sec 0 जो है रेसिप्रोकल है cos का, तो 1/1 होगा, तो उसका भी रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो इसका भी 1 होगा। फिर उसी तरह sec 30 डिग्री की बात करें, तो cos 30 डिग्री 3/2 है, तो ये उसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, 2 क्या लिखते हैं 3। उसी तरह cos sec जो है 45 डिग्री की जब बात करें, sec 45 डिग्री cos 45 डिग्री यानी 1/√2, जब रेसिप्रोकल है इसका भी √2 होगा। sec 60 डिग्री तो 1/2 है cos 60, तो ये हो जाएगा sec 2। और sec जो है 90 डिग्री की बात करें, तो चूंकि cos 90 डिग्री 0 है, तो 0 वाला कंडीशन है, जिसको 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 को अगर रेसिप्रोकल करें तो 1/0 होगा। अब 1/0 में फिर डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर ये अपरिभाषित है, यानी sec 90 जो है अपरिभाषित है, अनडिफाइंड। इसको इंग्लिश में अनडिफाइंड भी बोलते हैं, अपरिभाषित। बात करते हैं tan 0 की, तो tan जो है cot का रेसिप्रोकल है, देखते हैं। तो cot 0 डिग्री tan 0 का वैल्यू 0 है, या उसको 0/1 लिख सकते हैं, और जब 0/1 का अपोजिट करेंगे तो 1/0 का, तो फिर ये डिफाइन नहीं हो, यानी अपरिभाषित हो गया, अनडिफाइंड हो गया। और cot जो है 30 डिग्री है, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो इसका सिर्फ √3 होगा। उसी तरह cot 45 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, tan का भी वैल्यू 1 होता है। उसी तरह cot जो है 60 है, तो cot 60 और tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। और tan 90 जो है अनडिफाइंड है, यानी अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित अगर है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अपरिभाषित है, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा। cot 90 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो ये है कुछ मान है डिग्रियों एंगल का, जिस सभी एंगल को डिग्री में रखा गया है। हालांकि इसको रेडियन में भी रखा जाता है, लेकिन वो रेडियन क्लास 11 और 12 में पढ़ना है। यहाँ पे जो डिग्री का मेजरमेंट है वो एंगल के अकॉर्डिंग करते हैं, और उसके बाद करते हैं उसको 0 डिग्री ले लेते हैं। तो ये जो sin 0, इस तरह से आप याद बहुत आसानी से कर सकते हैं कि जो sin 0 डिग्री है उसको 0 कहते हैं, sin 30 डिग्री को 1/2 कहते हैं, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 जो है √3/2 होता है, और sin 90 1 होता है। उसी तरह cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, cos 45 यानी 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, और cos 90 जो है 0 बनाता है।
सेम उसी तरह tan 0 का वैल्यू 0 है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, tan 60 का वैल्यू √3 है, tan 90 अनडिफाइंड। अब ठीक इस सबका रेसिप्रोकल करेंगे, अपोजिट करेंगे, तो सबका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आप इस वैल्यू को बहुत अच्छे से वीडियो को रोकें और देखें और इसको याद करें, और आगे जो क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी, डॉक्टर के सी सिन्हा या आर्यश होगा, जो भी बुक होगा उससे बनाइए, उससे जहां तक होगा फायदे ही हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल मिलते हैं। तो फिर आगे जो है हम इसके और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसको लिखेंगे और आगे एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।